आज हम एक लेटर पढ़ेंगे, लेटर फॉर जॉब, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। ये अल्टरनेट पूछा जाता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक साल छोड़कर एक साल ये आने वाला प्रश्न है, बराबर। इस लेटर के अंदर हमें दो पार्ट पढ़ने को मिलते हैं, लेटर फॉर जॉब विद रिज्यूमे, रिज्यूमे, और लेटर फॉर जॉब विद सीवी, बराबर। अब सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? करिकुलम विटे, ये इसका फुल फॉर्म है, करिकुलम विटे। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे, या रिज्यूमे एंड सीवी। ये जो रिज्यूमे और सीवी है, इन दोनों में अंतर क्या है, बराबर। तो हम इसको समझने का प्रयास करें। तो मैं आपको हिंदी में लिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आता, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख पा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिज्यूमे। अब रिज्यूमे के मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीवी। अगर आपको इन दोनों का अंतर समझ में आ गया तो आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि ये जो रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे केवल उस पद से संबंधित ध्यान तो संबंधित जानकारी के बारे में होता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी, ऐसा कभी नहीं आता। आपको तो सिर्फ समझना है कि ये जो रिज्यूमे होता है वो केवल उस पद से संबंधित जानकारी के बारे में होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने लेक्चरर ऑफ पोस्ट के लिए आवेदन किया, तो किस प्रकार से, सिर्फ आपको लेक्चरर ऑफ इंग्लिश के लिए आवेदन किया मान लीजिए, तो किस प्रकार से इंग्लिश के लेक्चरर के बारे में ही लिखना है, उधर उधर की जानकारियां नहीं लिखनी है कि आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या किया, सिर्फ वही बातें लिखी जाएगी, ठीक है। जबकि सीवी में संपूर्ण जानकारियां लिखी जाती है, है ना। जैसे कि आपकी हॉबी क्या है, हॉबी मतलब रुचि क्या है ना। तो आपकी किस में रुचि है, किस प्रकार से आपने कहाँ से कौन सी डिग्री प्राप्त की, और इसके अलावा जो ये पद के लिए आवेदन किया, इसके अलावा और क्या प्रोफिशिएंसी है, वो भी इसमें लिखा जाता है ना। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो रिज्यूमे एक बायोडाटा का जो बायोडाटा होता है, डेटा का छोटा रूप है। रिज्यूमे होता है वो बायोडाटा का छोटा रूप है, यानी कि रिज्यूमे के अंदर कम जानकारियां लिखी जाती है। और अगर बात करें इसकी, तो इसके अंदर सीवी एक बायोडाटा का विस्तृत रूप है ना। यानी इसका मतलब इसके अंदर संपूर्ण जानकारियां लिखी जाती है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं
कि रिज्यूमे होता है ना, रिज्यूमे संक्षिप्त होता है, छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यानी रिज्यूमे लिखना बहुत सरल होता है, इसमें जो पूछा जाएगा वही लिखा जाएगा। लेकिन जो सीवी होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी के व्याख्याता के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, और फिजिक्स के लेक्चरर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और इसमें केवल और केवल फिजिक्स के जो फिजिक्स की जो आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी अगर है तो, है ना, और एक्सपीरियंस, कितने साल का अनुभव है, फिजिक्स के इस लेक्चरर पद पर आप काम करते हुए कितने साल हो गए, है ना, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहते हैं, है ना, और बस इतनी जानकारियां पर्याप्त होती है, खास करके कि फिजिक्स के लेक्चरर के लिए आपने कौन कौन सी एजुकेशनल, प्रोफेशनल, नेम आपका, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, एक्सपीरियंस और एड्रेस, इतना ही है। किसमें किसमें ये सिर्फ सीवी के लिए इतना पर्याप्त है, रिज्यूमे के लिए, ठीक है। अगर रिज्यूमे लिखना है तो इतनी जानकारियों से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर इफ यू वांट टू राइट सीवी, अगर आप सीवी लिखना चाहते हैं तब आपको संपूर्ण डिटेल लिखनी पड़ेगी, जैसे नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम है ना, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जो इसमें है वो तो आएगी। उसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, गारंटी है इस चीज की। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस, इसमें भी लिखा जाएगा, है ना, और फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपकी क्या रुचि है, आप किस में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो भी लिखा जाएगा, है ना। इसमें रेफरेंस लिखा जाता है कि अगर आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम किससे संपर्क कर सकते हैं, तो उसको रेफरेंस कहते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो रिज्यूमे होता है ना वो 1 या 2 पृष्ठों का होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि रिज्यूमे 1 या 2 पेज का होता है, 2 पेज का होता है। जबकि जो सीवी होता है ना वो मैं यहां लिख देता हूं कि जो सीवी होता है वो आपके 4 या 5 पेज का हो सकता है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अब हमारे परीक्षा के अंदर यहां तक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि जो रिज्यूमे होता है वो काफी संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वो रिज्यूमे होता है। इसके अंदर उस पद से संबंधित जानकारियां ही लिखी जाती है, जबकि सीवी के अंदर पूरा बायोडाटा लिखा जाता है कि आपके फादर का नाम, आपकी मैरिज वाली स्टेटस कैसी है, शादी की है कि नहीं की, है ना। स्पाउस यानी वाइफ का नाम भी लिख सकते हैं कि हाँ मेरी पत्नी का नाम ये है
इसके अलावा आपको कौन कौन से इंटरेस्ट है वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो सब पूछा गया है वही लिख सकते हैं। ये 1 या 2 पेज का हो सकता है, ये 4 या 5 पेज का हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीवी होता है वो बड़ा होता है, रिज्यूमे छोटा होता है। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब हम बात करें कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम की अगर बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में एजुकेशन से संबंधित ज्यादा प्रश्न आते हैं, यानी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा क्षेत्र के। ठीक है, हमारे इसके ज्यादा प्रश्न आते हैं। पासबुक्स में तो बहुत सारे दे रखे हैं, है ना। टेलीकॉलर का भी है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर तो होता है। इसमें हमारे जो विशेष तौर पर जो पद आएंगे वो लेक्चरर के आएंगे। अब लेक्चरर आप जानते हैं, इसको व्याख्याता कहते हैं। ये किसी एक सब्जेक्ट पर मास्टर डिग्री किया होता है ना। या फिर हमारे टीचर्स के आएंगे, टीचर जिसको हम सेकंड ग्रेड टीचर कहते हैं, अध्यापक। और अगर ये भी नहीं आए तो पीआरटी आएंगे। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, यानी प्राथमिक अध्यापक। इसका फुल फॉर्म जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको लिखा दूंगा। अपने कोर्स में ये ज्यादा दे रखेंगे, प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर ये आप नोट कर लीजिएगा। या फिर स्टेनोग्राफर, ये स्टेनोग्राफर होता है, वो भी यही काम करता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर करता है। अंतर इतना है कि कंप्यूटर वाला कंप्यूटर में काम करता है, जो स्टेनोग्राफर होता है वो टाइपिंग का काम करता है। इसी को तीसरा नाम दे दिया एलडीसी, लोअर क्लर्क डिविजनल, और यूडीसी, अपर क्लर्क डिविजनल। यानी हमारे जो कोर्स में पूछेगा वो इसी में से पूछा जाता है। हमको इन पदों के बारे में अगर ढंग से पता चल गया, समझ में आ गया, तो समझ लो हमारा कार्य बेहद आसान हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सबकी डिटेल बारी बारी से बताऊंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, मैंने हेडिंग लिखा है एजुकेशन। क्या लिखा है? एजुकेशन। एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा। क्या कहते हैं? ओके, ध्यान से सुनना कि ये जो शिक्षा है ये हम कैसे ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे जरूरी काम है किसी को जन्म लेना। जन्म लेगा तभी शिक्षा ग्रहण करेगा। तो जन्म लेगा तो उसकी क्या बनेगी? जन्म दिनांक बनेगी, तारीख बनेगी क्या नहीं? जैसे हमारा सबका बर्थडे आता है तो वो जन्म दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ। क्या कहेंगे इसको? डेट ऑफ बर्थ। मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब जब बच्चा 5 वर्ष का होगा, जन्म के कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष, तब इसको कौन सी कक्षा में एडमिशन मिलेगा? पहली कक्षा मिलेगा कि नहीं? 5 साल का होगा तो इसका पहली में नाम आएगा कि नहीं आएगा? ओके, दूसरी बात, अब ये पढ़ते पढ़ते 10 साल लगाएगा। अब 10 साल लगाएगा तो ये कौन सी कक्षा में आ जाएगा? तो जब 10वीं में आएगा तो इस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? 15 वर्ष। 5 वर्ष तो पहले के और 10 वर्ष दूसरी कक्षाओं के, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 10 साल ये और 5 साल पहले के, 15 वर्ष का होगा तभी वो बच्चा कौन सी कक्षा में आएगा? है ना। हमारे पास एक केस आया था, एक लड़का बोला कि सर मैं 18 साल का हूं। कितने वर्ष का? 18। और वो बोले कि मैं 8वीं में पढ़ता हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों पता है? क्योंकि उस बच्चे को अपनी जन्म तारीख भी याद नहीं थी। उसकी जन्म तारीख जो थी तो वो बोले 2021 यानी अभी 2025 चल रहा है, यानी 5 साल भी उसको पूरे। और वो 8वीं में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो याद रखना
कि 14 या 15 वर्ष का जो बच्चा होता है या 16 वर्ष का होता है वो कौन सी कक्षा में आता है? 10वीं। अगर एक बार भी फेल ना हुआ हो तो, अगर बीच में एक साल भी फेल हुआ तो साल का अंतर पड़ेगा। जैसे 9वीं में फेल हुआ तो एक साल यहां बढ़ जाएगा, 16 साल हो गए। और जो फेल होते हैं उनको कोई नौकरी। अब 10वीं कक्षा में आने के बाद 10th क्लास में जब वो आएगा तो कोई भी बच्चा हो तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कहाँ जाए। आखिर जाना तो घर पे ही, पर पढ़ने कहाँ जाए। तो यहां पर इसके सामने कई सारे मार्ग खुल जाते हैं, कई सारे मार्ग खुलते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं जो 10वीं के बाद डायरेक्ट पुलिस की नौकरी में लग जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पास हो जाते हैं तो नौकरी में 10वीं के बाद, है ना। लेकिन जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके सामने 3 कॉलम आते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ऐसे तो बहुत सारे, पर हम बात करेंगे सिर्फ इनकी, साइंस, आर्ट्स और। ये कौन सी कक्षा में विभाजन होगा? 10वीं के बाद। कौन सी कक्षा में? 11th में बच्चे के सामने चुनौतियां होती है कि कौन सी कक्षा में जाए। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो साइंस है ना, इसके भी 2 भाग हैं। एक को कहते हैं साइंस मैथ्स, साइंस मैथ्स, और इसको कहते हैं साइंस बायो, साइंस बायो। अब इन दोनों में अंतर क्या? तो साइंस मैथ्स होती है, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी जो गणित पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस मैथ्स में। जबकि साइंस बायो में होते हैं उनके ये 2 सब्जेक्ट तो होंगे ही, एक तो फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक मैथमेटिक्स की जगह क्या होगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अभी अपन देखें तो हम जब 6ठी में पढ़ना शुरू हुए तो हमारी एक किताब थी, उस किताब का नाम था पर्यावरण अध्ययन। क्या नाम था? पर्यावरण अध्ययन। और इस पर्यावरण अध्ययन के अंदर सामाजिक और विज्ञान, सामाजिक और विज्ञान दोनों मिलाकर एक किताब बनाई थी, सामाजिक और विज्ञान, 5वीं तक में। तो उसमें कुछ पाठ विज्ञान के भी थे, वायु को जाने, हाँ, प्रकाश और हमारी धरती के बारे में भी था। तो एक किताब बनाई, इन दोनों से मिलाकर उस किताब का नाम दिया पर्यावरण अध्ययन। फिर 6ठी में जैसे जाएंगे ना तो वहां पर एक इस किताब के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तो सामाजिक ज्ञान हो जाती है और एक सामाजिक ज्ञान और दूसरी है विज्ञान। तो 2 किताबें अलग अलग हो गई। हुई कि नहीं हुई? ओके। अब इस विज्ञान के अंदर जो पाठ डालेंगे ना वो केमिस्ट्री के डालेंगे कुछ पाठ। तो केमिस्ट्री मतलब रसायन, जैसे कि अम्ल, क्षार, लवण। हाँ, अम्ल कैसे क्रिया करते हैं, क्षार कैसे क्रिया करते हैं, लवण कैसे क्रिया करते हैं। फिर फिजिक्स के डालेंगे, फिजिक्स मतलब प्रकाश वाला पाठ, ध्वनि वाला पाठ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाले पाठ, ये मोटर कैसे चलती है, ये जनरेटर कैसे बनता है, कूलर कैसे चलता है, ये पंखा कैसे चलता है, ये मार्कर से कैसे लिखा जाता है, वो सारा फिजिक्स में आता है। फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब जो हमें चीजें इंसान ने बनाई उनके बारे में पढ़ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन यानी रसों के बारे में पढ़ना, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीवों के बारे में पढ़ना। हालांकि इनकी बहुत बड़ी बड़ी और ब्रांचें हैं, छोटी छोटी, पर यहाँ तक समझ, एक बात समझनी है अपने। जैसे तो बायोलॉजी के भी अलग अलग विभाजन होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो विज्ञान में मुख्यतः 3 अलग अलग पाठ मिलाकर केमिस्ट्री के कुछ पाठ डाल देते हैं, 4-5 फिजिक्स के डाल देते हैं, 4-5 बायोलॉजी के डाल देते हैं। तो एक किताब बनाई, कौन सी? विज्ञान। बनाई कि नहीं बनाई? फिर जो बच्चे 10वीं के बाद, 10वीं तक ये विज्ञान ही चलती है, 10वीं के बाद जो साइंस लेंगे तो उनकी तीनों किताबें ये अलग अलग कर देते हैं।
अगर जो मैथ्स पढ़ेगा तो बायोलॉजी की जगह मैथ्स होगा, और जो बायोलॉजी पढ़ेगा तो बायोलॉजी। आए समझ में? कहते हैं कि ये विषय बहुत टफ है, ये सबसे आसान विषय अगर पढ़ते हैं तो। ये तो बच्चों को डराया जाता है। दूसरी बात, अपन भी जब छोटे थे तो इन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये हमको परेशान करेंगे। बाकी इनमें फिक्स है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। फिक्स है कि नहीं है? निर्धारित है। हाँ, अब आ जाए आर्ट्स में, 50 जिले किसने बनाए? अशोक गहलोत जी ने। फिर कम किसने किए? भजन लाल जी ने। फिर वापस कौन बढ़ाएगा? पता नहीं कौन। फिर कौन कम करेगा? पता। यानी कि इसके अंदर तो बदलता रहता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं बदलता, ये फिक्स होता है। 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं गणित में। तो ऐसा थोड़ी है कि 11वीं में पढ़ेंगे तो 2 और 2 जोड़ने पर 8 हो जाएंगे, नहीं बदलता। यहाँ पर हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में कई सारे संधि के उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर फिक्स उदाहरण है, वही कार्य करेंगे। ये हमारे दिमाग को विकसित करती है। कौन? साइंस। साइंस पढ़ने से दिमाग डेवलप होता है, गणित के सवाल हल करते हैं, तभी तो बुद्धि का कार्य करती है। जबकि आर्ट्स होता है वो रटने का काम है। ऐसे सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट में बुराई। कहते हैं कि ये पैसे वाले ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। अगर बच्चा ढंग से पढ़ने वाला हो तो सरकार भी इसकी स्कॉलरशिप देती है, पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात किसकी? साइंस की। अब ये बच्चा यहाँ तक कहाँ तक पढ़ेगा? ये इस क्लास में 10th के बाद 11th में एडमिशन लिया, कहाँ तक पढ़ेगा? 12th तक। 12th तक स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? हाँ, पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा सर, 12वीं तक। अब बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स के अंदर देखो कौन सा विषय आएगा? सामाजिक। कौन सा आएगा? सामाजिक में भी अगर तुम किताब खोल के देखो तो अलग अलग पाठ है। छठी में कुछ पाठ तो धरती के हैं कि जमीन में से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन। तो वो सारे पाठ कहाँ किसके आए? कौन से सब्जेक्ट के आए? भूगोल के आए। आए कि नहीं है? फिर कुछ पाठ खोल के देखेंगे तो क्या प्राचीन काल के सिक्के हैं, प्राचीन काल के बर्तन हैं, प्राचीन काल की वस्तुएं, अकबर ने इसके साथ ये युद्ध लड़ा, महाराणा प्रताप ने ये युद्ध लड़ा, हाँ, लाल किला इसने बनवाया, ताजमहल इसने बनवाया। तो वो कौन सा विषय हो जाएगा? इतिहास। इतिहास का इति का मतलब होता है समाप्त, और हास जो समाप्त हो गया उसके बारे में पढ़ते हैं तो इतिहास आता है। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं कि हम हमारे सरपंच का चुनाव कैसे करते हैं, प्रधान का चुनाव कैसे करते हैं, हाँ, है क्या नहीं? तो फिर वो कौन सा विषय आएगा? राजनीति आएगा। राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या नहीं? फिर नागरिक शास्त्र है, और भी विषय आते हैं इसमें, कई सारे दुनिया भर के विषय, नागरिक शास्त्र वगैरह। हिंदी साहित्य है, फिर हिंदी भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। जो गुजरात के होंगे गुजराती पढ़ेंगे। तो ये किस में आ गए? ये सारे विषय किस में आ गए? आर्ट्स में। साइंस को कहते हैं विज्ञान वर्ग। कौन सा वर्ग? आर्ट्स को कहते हैं कला वर्ग। कौन सा वर्ग? कला वर्ग। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको ह्यूमैनिटी भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी है ना? तो इसका अर्थ कला वर्ग होता है। और फिर आती है कॉमर्स, जिसको हम कहते हैं वाणिज्य वर्ग। अपने मंडार में एक ही जगह कॉमर्स है, कहां पर? नूतन सरस्वती स्कूल में। सबसे ज्यादा नौकरियां इसमें हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां किसमें है? आर्ट्स में। सबसे ज्यादा पैसे वाली नौकरियां इसमें है। डॉक्टर बन जाओ, पैसा ही पैसा, डगला, पैसे वाली नौकरियां। पर सबसे ज्यादा खर्चा भी इसी में होता है। किसमें? साइंस में। 10वीं से ही खर्चा शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो 2000 रुपये लेके आओ, प्रैक्टिकल लेने आएंगे, उनको देना है। बोर्ड उकरे बापरा छोकरा है ना? लेकिन फिर वही पागल अपने को लूटता है। डॉक्टर बढ़ जाता है तो फिर सिर्फ स्टेथोस्कोप लगा के पीछे घूमो, इतना चेक करने का कितना ले लेता है? 300 रुपये तो सिर्फ चेक करने का। दवाई बाहर से लिखेगा, मेडिकल वाले से और कमाएगा। सब धंधे। सबसे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका साइंस में। सबसे ज्यादा नौकरी लेनी हो तो आर्ट्स में। और जो ये बेचारे बेरोजगार घूमते, इसमें नौकरियां तो है पर कंपनियों में मिलती है, दूर दूर इसके पोस्ट बहुत कम आती है, तो इसमें नौकरियां कम है।
तो कॉमर्स की तरफ बच्चों का रुझान कम रहता है। इसमें कई सारे विषय आते हैं, देखो मैंने लिखा, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल कह सकते हैं, ज्योग्राफी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, अर्थशास्त्र। तो ये सारे विषय किसमें आएंगे? अर्थशास्त्र वगैरह किसमें आएंगे? साइंस में क्या, आर्ट्स में क्या, कॉमर्स में? ये सारे किसमें आएंगे? आर्ट्स में। अब कई बच्चों ने आर्ट्स ली है तो भी देखो इनका हिंदी और अंग्रेजी पीछा नहीं छोड़ रही। विज्ञान पढ़ेंगे, उनको भी 5 विषय पढ़ने हैं। कौन कौन से? 3 तो ये लिखे हुए, और एक हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, हुए 5। संस्कृत यहाँ से 10वीं के बाद खत्म, गणाध्यक्ष अपरा चला, खत्म। 11वीं में सिर्फ 5 विषय, भले आर्ट्स पढ़ो, भले साइंस पढ़ो, के भले कॉमर्स पढ़ो। कॉमर्स के विषयों के नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इनके होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब ये बच्चा ऐसे पढ़ते पढ़ते कौन सी कक्षा तक आ गया? 12वीं तक। अब 12वीं के बाद क्या करें? 12वीं का रिजल्ट आया, पूरे गांव में मिठाई बांटी, मैं पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन। अब पापा क्या करें? तो 12वीं के बाद ये बच्चा दौड़ेगा कॉलेज की तरफ। कहाँ जाएगा 12वीं के बाद? कॉलेज। तुम भी जाओगे कॉलेज। कुछ बच्चे कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान में भी है, जैसे जयपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी। उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। एक शेखावटी यूनिवर्सिटी है, एक जोधपुर में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। एक बीकानेर में भी यूनिवर्सिटी है। ऐसे राजस्थान में कई जगह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में नहाने वाले होते हैं वही जाते हैं, बिना नहाए वाले तो जा ही नहीं सकते। यहाँ जो नहा के नहीं आएगा वो क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? यहाँ की मेरिट ही कुछ अलग बनती है, यहाँ क्वालिटी वाले बच्चे को लिया जाता है। ऐसे नहीं कि लो साहब मेरे बच्चे के 85 बने तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। यकीन ना हो तो गांधी जी को देख लो, सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। आज भी जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पद पर है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़े। कॉलेज वाले इनसे भी कम नहीं है, यूनिवर्सिटी से भी कम नहीं है। कौन? कॉलेज वाले। कॉलेज वाले और आगे जाते हैं। अपने तो देखो, अपने यहाँ के बच्चों का एक आदत होती है कि यहाँ से पढ़ के सीधा रेगुलर कॉलेज या सिरोही कॉलेज या रानीवाड़ा रघुनाथ में, हाँ, और नहीं जाना तो कोई दूसरा कॉलेज पकड़ लेते हैं। तो अगर वो बच्चा साइंस का है तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर 3 साल खपेगा। कितने साल? और एक डिग्री लेगा। कितने साल की ये डिग्री? 3 वर्ष की। अगर साइंस का बच्चा है तो बीएससी करेगा, बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी द्वितीय वर्ष, बीएससी तृतीय वर्ष, बराबर। और कौन सी डिग्री की इसने? बीएससी। कितने साल लगेंगे कॉलेज में? अगर वो बच्चा आर्ट्स का है तो ये बीएससी ना करके बीए करेगा। देखो 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, है ना। ये भी कितने वर्ष की होगी? और कोई बच्चा अगर कॉमर्स का है तो वो फिर ना तो बीएससी कर सकता है ना बीए कर सकता है, वो कर सकता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इस बी का मतलब होता है बैचलर। क्या होता है? बैचलर। बैचलर के कई हिंदी अर्थ होते हैं। इसका हिंदी अर्थ कुंवारा भी होता है ना। आई एम नॉट अ बैचलर, मैं कुंवारा नहीं हूं, बट यस इज अ बैचलर, यस कुंवारा है। लेकिन यहां पर कुंवारा अर्थ नहीं है, इसका मतलब है स्नातक। क्या नाम अर्थ है? तो अब ये बना बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस का कुंवारा नहीं। हाँ, विज्ञान में स्नातक, विज्ञान में, कला में स्नातक, वाणिज्य में। तो ये जो बैचलर डिग्री होती है कितने वर्ष की होती है? ये कॉलेज में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। ओके। फिर भी इसका पेट नहीं भरा इस बच्चे का, और इसने सोचा कि नहीं पापा का पैसा और खराब करें,
अब इसके बाद इसने कहा कि पापा बीए तो हो गई, अब मैं इन 3 सब्जेक्ट में से इस फिजिक्स पर मैं एमएससी करूंगा। क्या करूंगा? तो याद रखना, एमएससी होती है वो किसी एक विषय पर होती है, मास्टर ऑफ साइंस। एम मतलब मास्टर, एम मतलब मास्टर। तो मास्टर का वैसे तो मतलब मालिक होता है, लेकिन यहां मास्टर का मतलब है स्नाकोत्तर। क्या होता है इसका अर्थ? अब इसका तोड़ दो, टुकड़े कर दो तो पता चल जाएगा। स्नातक प्लस उत्तर, उत्तर यानी आगे, स्नातक से भी आगे, यानी पहले बीए करेगा या बीएससी करेगा फिर एमएससी कर सकता। समझ में आ रही है बात? कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की। अगर इसमें करेगा तो ये बीए के बाद क्या करेगा? हाँ क्रिश, एमए कितने वर्ष की? तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मास्टर ऑफ आर्ट्स। और यहां करेगा तो मास्टर ऑफ कितने वर्ष की? उसके बाद और भी डिग्रियां होती है, एमफिल वगैरह, लेकिन यहां तक तुम्हें मेरे हिसाब से बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम तक समझ में आया? ठीक है, ये बहुत इजी होता है ये समझना, कई बच्चों को पता नहीं होता है। यहाँ से कई सारी ब्रांचेज निकलती है, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, जहाँ पर हमें कहाँ एडमिशन लेना है ये हम अपने घर वालों से विचार करके, सोच कर, अपने अंक देखकर, हमारी जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है उसके अनुसार एडमिशन लेते हैं, तो हमें कभी परेशानी पढ़ाई में नहीं होती है। ठीक है, और इसके आगे की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम कल सीखेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।